गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जो भी हमने पढ़ा है 3-4 क्लासेस में वो रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि जो चैप्टर है फर्स्ट हमारा थ्योरेटिक है, बहुत थ्योरी है यहाँ पे। तो हमें करना क्या है, जो छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनको अच्छे से मेमोराइज करना है या समझना है। एग्जाम्पल्स दिए हैं तो एग्जाम्पल से आसानी से समझ में आ जाएगा। रीज़न भी ज़्यादा एग्जाम्पल देने का यही था कि हम जो वर्ड्स हैं, अगर एग्रीगेट कहीं लिखा है, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, कॉजेस की कारक जो थे हमने पढ़े थे डिटेल में, और या हम रिलेशन देख रहे थे, जो भी डेटा था उनका आपस में, वो एग्जाम्पल से समझाए ही इसलिए गए थे ताकि हम जान पाए कि क्या विशेषताएं हैं आपके स्टैटिस्टिक की, सांख्यिकी की, क्या इसके क्षेत्र हैं, स्कोप है क्या इसका, क्या इसके फंक्शंस हैं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस, हमारे कुछ रह गए थे वो हम पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम जानेंगे डिस्ट्रस्ट और मिसयूज जो होता है स्टैटिस्टिक का, उसके बारे में। ओके, तो गुड इवनिंग एवरीवन। टीचर पीडीएफ अपलोड हो गई हैं क्लासेस की वैसे तो एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये हमारे जो भी लिमिटेशंस हैं उनको हम जानेंगे। के बाद क्वेश्चंस हैं हमारे जो पीछे पीवाईक्यूज हैं, मतलब पहले जो पेपर हुए हैं उनमें आए हुए हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना क्या आंकड़ों पर अविश्वास और उनका दुरुपयोग, इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में कि क्यों ऐसा है, क्या स्टैटिस्टिक में ही कोई प्रॉब्लम है या फिर जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके एंड पर कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से जो आंकड़े हैं उन पर विश्वास करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं हम। पहले अपनी जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं और नेक्स्ट फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर। एक मिनट में कमेंट्स देख लूं। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, सीमाएं यानी कि जो लिमिटेशंस हैं किसकी, आपके स्टैटिस्टिक की। ये हमने कल पढ़ भी लिया था। क्या हमने जाना था कि जो स्टैटिस्टिक है वहां पर हम जो भी हमारे क्वालिटेटिव फिनोमेना है, यानी कि जहां पर गुणवत्ता की बात होती है, उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है सांख्यिकी, केवल जो संख्यात्मक है, जिनको हम नंबर्स दे सकते हैं, है ना, जिन्हें हम नंबर्स में डिफाइन कर सकते हैं, जिन्हें हम न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं, हम सिर्फ उन्हीं का डेटा कलेक्ट करते हैं, वही डेटा हम कलेक्ट करते हैं जिसको हम नंबर्स में दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो सांख्यिकी केवल जो संख्यात्मक डेटा है, जिसको हम बोलते हैं मात्रात्मक घटनाएं, जिन्हें मापा जा सकता है, जिन्हें संख्या दी जा सकती है, हम उन्हीं को पढ़ते हैं। इसमें गुणवत्ता भी मैंने पढ़ा था ना, गुणवत्ता वाली जो चीजें हैं, गुणात्मक जो चीजें हैं, उन पर हम स्टैटिस्टिक को लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो लिमिटेशंस है, वो इसकी जो विशेषता हमने पढ़ी थी, जो हमने इसके फीचर्स जाने थे, परिभाषा जो हमने अलग अलग पढ़ी थी, उन्हीं से निकल के आती है। क्या है पहली, कि ये सिर्फ किनको पढ़ती है, नंबर्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज, उनको। सांख्यिकी गुणात्मक घटनाओं को का अध्ययन नहीं करती है। ये इसकी सबसे बड़ी क्या है, लिमिटेशन है, कि अगर हमें ऐसा डेटा कलेक्ट करना हो जिससे हमें पता चलेगा किसका, गुणवत्ता का, क्वालिटी का, तो वहां पर समस्या होगी। उसके बाद क्या हमने इसको एक्सप्लेन करा था, जैसे सौंदर्य हो गया, ईमानदारी, जो चीजें क्या हैं आपकी क्वालिटेटिव हैं, बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य, कल्याण, गरीबी, ये क्या है, सारी गुणात्मक घटनाएं हैं। तो हमें अगर इनको पढ़ना भी है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इन्हें स्केल में, रैंक में, मतलब नंबर्स में डिफाइन करना ही पड़ेगा। जैसे हमने इंटेलिजेंस की बात करी थी कि आईक्यू हम दे देते हैं नंबर्स में, वहां पर हम डिफाइन कर देंगे कि किसका आईक्यू जो लेवल है वो ज्यादा है। उसी से हम क्या निकाल लेंगे कंक्लूजन, कि इनकी जो इंटेलिजेंस है, इनकी जो बुद्धिमत्ता है, या जो ये ज्यादा बुद्धिमान है। ठीक है,
ओके, क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर ही रहे हैं, है ना? तो सौंदर्य, ईमानदारी, बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य, कल्याण, ये सारी क्या है? गुणवत्ता घटनाओं में संख्यात्मक मापनीयता की कमी होती है, इसीलिए वे सांख्यिकी के प्रत्यक्ष दायरे से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो कल हमने एग्जाम्पल भी देखा था आईक्यू का, यहाँ पे ये उदाहरण था। उसके बाद बात हो रही है डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स। एग्रीगेट की हमने बात करी थी, एवरेज औसत की हमने बात करी थी। हमने जाना था कि ये जो इंडिविजुअल, जो व्यक्तिगत पॉइंट्स हैं, डेटा हैं, उनकी स्टडी नहीं करता है। स्टैटिस्टिक डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स, इट डील्स ओनली विद द एग्रीगेट। ये वर्ड हमने अपनी जो परिभाषा थी उसमें देखा भी था। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? जो सांख्यिकी का संबंध है वो तथ्यों के समूह से है और समुच्चयों से है। जैसे जो दुर्घटना का एग्जाम्पल था वो भी हमने लिया था कि अगर आप एक एक चीज को दिखा रहे हो, जो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन है उसको आपको दे रहे हैं, तो उसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर। तो जो भी आंकड़े आप बटोर रहे हो, आप कैसे उनको कंसिडर करोगे? औसत में उनको कंसिडर करोगे, जो एक दूसरे के संदर्भ में रखे जाते हैं। एक अकेला पृथक आंकड़ा और व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? अर्थहीन है। क्योंकि एक और हमने इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो पढ़ी थी कि हमें तुलना भी करनी होती है ना? रिलेटेड टू ईच अदर, ये वर्ड प्रॉपर आया था आपकी डेफिनेशन में। तो वहां पर हम क्या कर रहे थे? जो भी आंकड़े हम बटोरते हैं, जो भी स्टैटिस्टिक में हम पढ़ रहे हैं, जो भी स्टैटिस्टिक में कंसिडर करा जाएगा, वो डेटा होते हैं जिनका हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, जिनका हम क्या करते हैं? कंपैरिजन भी करते हैं। उसके बाद और इसने क्या बोला है? स्टैटिस्टिक इन्वॉल्व्स एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू अ मार्केट एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है। आइसोलेटेड डेटा कैन नॉट सपोर्ट एनालिसिस, कंपैरिजन और आपका इन्फ्रेंस। ठीक है, तो जो आपका इंडिविजुअल डेटा होगा, जो आपका आइसोलेटेड डेटा होगा, उसमें ना तो आप विश्लेषण कर सकते हो, ना ही व्याख्या कर सकते हो, ना ही उससे कुछ कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। उसके बाद एग्जाम्पल क्या गिवन है? किसी एक वस्तु की कीमत, किसी एक फर्म का लाभ, किसी एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान का जो उत्पादन है वो कंसिडर नहीं करा जाएगा स्टैटिस्टिक के रूप में। ठीक है, तो क्यों है ये? क्योंकि इसकी हम तुलना नहीं कर सकते हैं। क्या है? ये इंडिविजुअल डेटा है, आइसोलेटेड डेटा है, इनका कंपैरिजन, इनकी तुलना नहीं हो सकती है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। किसमें? आपके स्टैटिस्टिक में। क्या बोला गया? हालांकि कई वस्तुओं की जो औसत कीमत है, कई फर्मों का जो औसत लाभ है, इन्फ्लेशन हम निकालते हैं। ठीक है, औसत लाभ अगर हम देख रहे हैं, बहुत सारी फर्म है, उनका औसतन लाभ कितना है, या फिर जो विभिन्न वर्ष हैं, देशों में तुलना की जाए, जनसंख्या है उसका कंपैरिजन करते हैं। जो जनसंख्या है एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ भी हम उसका जो तुलना है वो कर सकते हैं, और हो सकता है अपने देश की किसी और देश के साथ भी हम जो जनसंख्या है उसकी तुलना करें। तो ये है स्टैटिस्टिक। अगर कोई भी एक ऐसा डेटा हो जिसकी तुलना किसी भी चीज से आप कर ही नहीं सकते हो, तो वो नहीं माना जाएगा आपके स्टैटिस्टिक का पार्ट, या फिर हम बोलेंगे कि वो डेटा जो है वो अर्थहीन है, उसका कोई यूज नहीं है, वो यूजलेस है। The population of a country in 1 year is statistically useless without comparative data। सेम बात बोली है। या तो आप उसका तुलना करोगे प्रीवियस ईयर से कि लास्ट ईयर क्या जनसंख्या का लेवल था, अब कितना है, या फिर आप उसकी तुलना कर सकते हो दूसरे देशों के साथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दिस इज डिस्क्राइब्ड एज अ सीरियस लिमिटेशन एज स्टैटिस्टिक फोकसेस ऑन ग्रुप करेक्टरिस्टिक्स रादर देन इंडिविजुअल केसेस। तो ये क्या लिमिटेशन है कि इनका जो पूरा फोकस है वो सिर्फ ग्रुप डेटा पर ही है। जो भी आइसोलेटेड डेटा है उसको ये क्या करते हैं? उसको कंसिडर नहीं करते हैं। आपके कमेंट इतने सारे हैं कि अगर मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने लगी ना सबका, तो क्लास ही नहीं हो पाने की, है ना? हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, शाम को 8 बजे से 10 बजे तक। वहाँ पे आपके जो भी डाउट हैं आप प्लीज़ वहाँ पे डाल सकते हो, है ना? मैंने लास्ट क्लास में अपना यूज़र नेम भी दिया है, वहाँ पे आप अपने डाउट डाल सकते हो। पर अगर मैं क्लास में ही सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी, तो क्लास सिलेबस आगे बढ़ने का ही नहीं है। ठीक है?
तो आपके जो भी डाउट हो प्लीज़ वहाँ पे डाल देना। बुक का भी मैं ऑलरेडी सारी क्लासेस में बता चुकी हूँ, नोट्स का भी मैंने बता दिया है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं आपके। अभी क्लास में हम लोग सिलेबस करेंगे, लास्ट के जो 5 मिनट होंगे वहाँ पे मैं आपके एक बार सारे कमेंट्स देख लूँगी, ठीक है? ये हम क्योंकि अगर आप भी कमेंट ही करे जा रहे हो तो आप तो इसका मतलब क्लास सुन ही नहीं रहे हो मेरी। सिलेबस करना है क्योंकि सिलेबस जल्दी कवर होगा तभी प्रैक्टिस हो पाएगी, तभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अलग-अलग जहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, एएसओ के एग्ज़ाम्स में स्टैटिस्टिक के सारे क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं, ठीक है? मतलब एन नंबर्स होगी, हमें खुद को काउंट ना कर पाएँ हम कि हमने कितने ही क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। यूट्यूब पर भी सेशन चलेगा क्वेश्चंस का, यहाँ पर तो चलेगा ही चलेगा क्लासेस के बाद में, तो प्लीज़ अभी क्या करना है, क्लास पे ध्यान देते हैं, लास्ट में मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी। दिस इज़ डिस्क्राइब्ड एज़ अ सीरियस लिमिटेशन, ठीक है? ये सीरियस लिमिटेशन है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। हमने बात करी थी कि अगर आप कम सैंपल लोगे, कम सैंपल लेकर उन पर जो भी स्टैटिस्टिक दिखाओगे, वहाँ के जो रिजल्ट होंगे वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है दे आर ट्रू ओनली ऑन एवरेजेस। अगर आप एवरेज पर कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आप लार्ज नंबर ऑफ सैंपल पर कैलकुलेट कर रहे हो, तो ही जो हमारे स्टैटिस्टिक हैं उनके जो रिजल्ट हैं वो सही आते हैं, वरना जो स्टैटिस्टिकल लॉ है वो सटीक नहीं है ना? हम पढ़कर आए थे, जो जब स्टार्टिंग की क्लास थी वहाँ पे हमने देखा था 100% परफेक्शन नहीं होगी, 100% एक्यूरेसी नहीं होगी, ठीक है? आगे हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? गणित या भौतिक विज्ञान के सटीक, सार्वभौमिक जैसे यूनिवर्सल लॉज होती हैं साइंस में, जो लॉ है वो हर जगह अप्लाई होंगी और सेम उसी तरीके से अप्लाई होंगी, लेकिन ये बात लागू नहीं होती है कब? जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक की। इन्होंने बोला स्टैटिस्टिकल लॉज आर क्या है, प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पे, एंड होल्ड ट्रू ओनली ऑन एवरेज और अंडर लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने एक एग्जांपल लिया था हेड एंड टेल का। जनरली हम क्या बोलते हैं कि 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा और दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी हाफ है। लेकिन अगर हम 5 बार सिक्का उछालें, 6 बार सिक्का उछालें, तो ज़रूरी नहीं है कि 3 बार हमारा हेड आएगा, 3 बार हमारा टेल आएगा। वो कब सही होगा? जब हम लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स अटेम्प्ट करेंगे, है ना? बहुत बार सिक्के को हम उछालेंगे, तब हम देख पाएंगे ऑन एन एवरेज कि ठीक है, ये बात सही है। अदरवाइज जो लॉज हैं स्टैटिस्टिक की वो सटीक नहीं है, ठीक है? उसके बाद क्या एक्सप्लेन करा गया है? रिजल्ट्स डिपेंड ऑन चांस फैक्टर एंड द लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ठीक है? या तो बाय चांस रिजल्ट आ जाएंगे हमारे, अदरवाइज अगर सही लेके भी आने हैं आपको रिजल्ट, तो वो किस पर डिपेंड करेगा? लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। स्मॉल सैंपल्स कैन डेविएट सिग्निफिकेंटली। जब हम आगे क्लासेस अपनी करेंगे, सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर वहाँ पर जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम देखते भी हैं कि जब हमारे सैंपल का साइज बढ़ता जाता है ना? जब हमारे सैंपल का, नमूने का साइज बढ़ता जाता है, तब हमारी जो प्रोबेबल एरर होती है या जो गलती होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती जाती है, ठीक है? तो क्या बोला है? स्मॉल सैंपल्स कैन डेविएट सिग्निफिकेंटली, रिलायबिलिटी इंक्रीज विद लार्जर एग्रीगेट्स और रिपीटेड ट्रायल। उसके बाद क्या एग्जाम्पल दिया है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ फेयर कॉइन। ठीक है, अगर आप एक बार सिक्के को उछालोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है हेड आने की? हाफ। उसके बाद अगर आप 10 बार टॉस करोगे तो 0 बार भी हेड आ सकता है, 8 बार भी आ सकता है, 9 बार भी आ सकता है और हो सकता है 10 बार भी आपका क्या आ जाए? हेड आ जाए। लेकिन हमने तो नहीं देखा यहाँ पे कि जो 5 बार हेड आया, 5 बार टेल आया, तो ये वही बता रहे हैं कि ओनली जब एक्सपेरिमेंट को या तो बहुत बार अटेम्प्ट किया जाए, नंबर ऑफ ट्रायल्स ज़्यादा हो, तो ही जो रिजल्ट हैं, तो ही जो स्टैटिस्टिकल लॉ है वो सटीक बैठेगी, अदरवाइज नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी लिमिटेशन है और लास्ट लिमिटेशन ये हमारी है, यहाँ पे बात हो रही है कि जो स्टैटिस्टिक है इसका हम क्या बोल रहे हैं कि ये लायबल है या पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे
सांख्यिकी का दुरुपयोग होने की संभावना, बहुत संभावना होती है यहाँ पे, और अभी आगे जब आप जानोगे आप देखोगे कि दोष किसको दिया जाता है, स्टैटिस्टिक को दिया जाता है। लेकिन मेनली कि जो स्टैटिस्टिक है वो सही है, नहीं है, दुरुपयोग होना है, नहीं होना है, वो जो उसको बना रहे हैं उनकी जो इंटेंशन है, क्या उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट तो नहीं है। कभी-कभी क्या होता है कि हम पहले से ही डिसाइड करके बैठे हैं कि डेटा वेटा जो भी हम कलेक्ट करेंगे, हमारा कंक्लूजन ये निकलना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हम मैनिपुलेट कर देंगे अपने सारे ही प्रोसीजर को, और अपना मन चाहा जो कंक्लूजन है वो निकाल सकते हैं, है ना। तो अभी आगे ये जो लास्ट हमारी सीमा है, इसी पर आगे हमारा बेस्ड है पूरा कंसेप्ट कि क्यों दुरुपयोग होता है, क्या कारण है, कैसे उसको सही किया जा सकता है, क्यों हम बोलते हैं कि जनरली लोग कम विश्वास करते हैं किस पर, स्टैटिस्टिक पर, कि जो आंकड़े आए हम क्यों माने कि आंकड़े सही हैं, नहीं सही हैं, क्या उनके मेथड्स हैं जिनसे उनको कैलकुलेट करा गया है। तो उसकी चीज़ें सारी अभी हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे अभी जो हमें सीमा में जानना है वो बस ये जानना है कि स्टैटिस्टिक में पॉसिबिलिटी है या ऐसे चांसेस हैं कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। स्टैटिस्टिक इज लायबल टू बी मिसयूज्ड। कैसे? स्टैटिस्टिक इज मेरली अ टूल। जो आपका ये सांख्यिकी है ये सिर्फ एक उपकरण है, ठीक है। और ये कब डेंजरस बन सकता है, कब मिसलीडिंग बन सकता है, व्हेन हैंडल्ड बाय नॉन एक्सपर्ट, है ना। अगर कोई इंसान एक्सपर्ट नहीं है, उसको नहीं पता जो डेटा है कैसे उसका संग्रह करना है, किस कारण से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्या हमें जो उचित जानकारी है क्या हम उसे ही कलेक्ट कर रहे हैं या रैंडमली कुछ भी बेकार की इंफॉर्मेशन जानकारी है उसको बटोर रहे हैं। तो एक्सपर्टीज अगर नहीं होगी, आप जो फर्स्ट स्टेप है वहीं पर सारी गलतियां करते चले जाओगे। अगर आपने डेटा ही गलत गलत कलेक्ट कर लिया तो आपके जो आगे के प्रोसीजर थे, प्रेजेंटेशन, जो भी विश्लेषण, व्याख्या, सब क्या हो जाएगा, गलत। अभी आवाज आ रही है? एक बार प्लीज बताना मुझे। अभी आवाज आ रही है आपको? अभी आवाज आ रही होगी, प्लीज एक बार कंफर्म कर दो। अभी ठीक है ना आवाज? ओके, चलिए। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि जो स्टैटिस्टिक है वो एक उपकरण है, वो एक टूल है, जो भी हमें, जैसे हमने सेलर की बात करी थी, सब्जी बेचने वाला, वो अपने व्यवसाय को जानना चाह रहा था, है ना। वैसे ही अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिनके लिए हम स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मिसयूज हो सकता है किन के द्वारा? अगर कोई नॉन एक्सपर्ट है, किसी को एक्सपर्टीज नहीं है स्टैटिस्टिक में, उसको नहीं पता क्या जानकारी बटोरनी है, क्या जानकारी को छोड़ना है, ठीक है। जो सैंपलिंग है वो रैंडम करनी है, या फिर वो क्या कर रहा है, अपनी सुविधा के अनुसार डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो हमारा जो रिजल्ट है उसको गलत रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कभी इंटेंशनली, कभी कभी क्या होगा, जो इंटरेस्टेड पीपल होंगे वो क्या करेंगे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो भी डेटा होगा उसको मैनिपुलेट करेंगे, है ना। उन्हें क्या करना है, अपने फेवर में रिजल्ट दिखाना है। अभी आप एक एक करके देखोगे भी कि किस तरीके से जो मिसयूज है वो करा जा रहा है अपना सेल्फ इंटरेस्ट को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। तो सांख्यिकी मात्र एक उपकरण है, गैर विशेषज्ञ
अनुभवहीन व्यक्ति और बेईमान इरादे। अभी मैं बोल रही थी ना सेल्फ इंटरेस्ट की जो मैं बात कर रही थी, बेईमान इरादे वाले लोगों द्वारा इसका उपयोग किए जाने पर यह खतरनाक या भ्रामक हो सकती है। इसीलिए किस पर ध्यान होना चाहिए हमारा? उचित संग्रह पर, इसके बाद विश्लेषण उचित होना चाहिए, उसकी व्याख्या भी उचित होना चाहिए, इस पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। अदरवाइज कौन कौन हमने बोला है? हमने बोला है जो भी गैर विशेषज्ञ हैं, अनुभवहीन हैं, बेईमान हैं, वो क्या कर सकते हैं? इसको एक खतरनाक टूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, क्या एक्सप्लेनेशन दिया है? फिगर्स आर इनोसेंट एंड न्यूट्रल, दे डू नॉट कैरी अ लेवल ऑफ क्वालिटी, they can be easily distorted, selectively presented, manipulated or molded to support preconceived conclusion। अभी सेम चीज वही बता रही थी मैं। Statistic itself neither proves nor disproves anything, the fault lies with the user, not the science। तो मैंने वही बोला था कि स्टैटिस्टिक सिर्फ एक टूल है, अब इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है, किस इरादे से कर रहा है ना, वो दर्शाता है कि आपका जो स्टैटिस्टिक है कभी कभी वो खतरनाक भी साबित हो सकता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेकिन जो फॉल्ट है वो किसका है? वो यूजर का है जो इसका इस्तेमाल कर रहा है, ना कि सांख्यिकी का ही कोई उसमें फॉल्ट है। ओके, इसके बाद एग्जाम्पल है, ओके कोड दिया हुआ है, इस कोड से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। तो इन्होंने क्या बोला है, बाउली ने बोला है स्टैटिस्टिक ओनली फर्निशेस अ टूल दो imperfect which is dangerous है कब? in the hand of those who do not know its use and deficiencies। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, ये एक उपकरण है लेकिन ये डेंजरस हो सकता है किन लोगों के हाथों में? जिनको नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। स्टैटिस्टिक मेथड्स आर द मोस्ट डेंजरस टूल्स इन द हैंड्स ऑफ द इनएक्सपर्ट। जो इनएक्सपर्ट्स होंगे उनके हाथ में क्या है? ये डेंजरस टूल है जिसका हम इस्तेमाल करना चाह रहे थे। हमने बात करी थी कि हर अलग अलग क्षेत्र में हमने मेडिसिन, आप सोचो कि मेडिसिन फील्ड में जो हम ड्रग्स की बात कर रहे थे कि नई जो ड्रग्स है हमने वो बनाई है, अब हमें देखना है कि ये कितनी प्रभावी है। जो यूज इसको कर रहा है, जो स्टैटिस्टिक जो सैंपल ले रहा है, उन्हें दवाइयाँ दे रहा है, कुछ ऐसे उसने पेशेंट रखे जिनको दवाई नहीं दी गई है, वो अपनी दवाई को प्रमोट करने के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कुछ भी डेटा दिखा सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे यही बोला है कि ये बहुत डेंजरस भी साबित हो सकता है अगर जो इसका इस्तेमाल कर रहा है वो क्या है? इनएक्सपर्ट है। आप सोच के चलो मेडिसिन वाले ही फील्ड का ले लो कि किसी को नहीं पता कि कैसे सैंपल बटोरना है, कैसे दिखाना है कि जो भी हम दिखाना चाह रहे हैं, जो भी दवाई हमने दी है, एक कंट्रोल्ड सिचुएशन है जहाँ पर हम दवाई नहीं दे रहे हैं, किसी हम 200 पीपल हैं जिनको हमने दवाई दी है, वहाँ पर अब हम कैसे बटोरे कि इन पे जो इफ़ेक्ट है वो पॉजिटिव पड़ा है, नहीं पड़ा है। तो बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकती है क्या? आपकी स्टैटिस्टिक। लेकिन इसकी वजह से जो इसका यूज़ कर रहे हैं, जो इनएक्सपर्ट हैं, जो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी वजह से। ठीक है? वैसे ही एजुकेशन का भी हमने एग्जाम्पल लिया था कि कोई नया टीचिंग मेथड है, अब आप स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल कर रहे हो, आप देख रहे हो कि इसका प्रभाव कितना अच्छा पड़ रहा है स्टूडेंट्स पर, नहीं। तो उसमें भी अगर आप इनएक्सपर्टीज दिखाओगे, उसको सही से नहीं डिफाइन करोगे, वहाँ पे भी गलती हो सकती है कि आप मान के चलो, मतलब हमने कंक्लूड कर लिया कि ये टीचिंग मेथड अच्छा है, बट हो सकता है एक्चुअल में वो ना हो, जो डेटा हो वो सारा क्या हो? मिसयूज करा हो गया हो या अपने ही किसी पर्पस से उसको मैनिपुलेट करा गया हो। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा ओके आकांक्षा, जो डेफिनेशंस है वो मैं लास्ट क्लास में मतलब लास्ट पेज में बहुत सारी डेफिनेशन जो भी इससे रिलेटेड है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, है ना। आवाज आ रही है ना? ओके।
कुछ का स्टूडेंट्स का कहना था कि सारा ही सिलेबस कवर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी हर चीज़ हम इसमें इंक्लूड करें, बट इन केस अगर कुछ रहता है तो वो हम क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि हमने डिसाइड करके चले हम कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो टॉपिक वहाँ कवर हो जाएंगे, है ना, छूटेगा कुछ भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ही हमें कवर करना है। उसके बाद किंग की एक परिभाषा है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इन डेफिनेशन से, जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं। इन्होंने बोला है स्टैटिस्टिक आर लाइक किले, ठीक है, क्या है ये, किले की तरह है, ऑफ विच यू कैन मेक अ गॉड, अब उससे आप भगवान बना लो, अगर आप सही इरादे से इस्तेमाल कर रहे हो सांख्यिकी का, आपके इरादे नेक हैं, आपको नॉलेज है, आपको एक्सपर्टीज है, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप डेटा कलेक्ट कर कर बहुत अच्छा कर सकते हो किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि स्कोप हमने सारे जान लिए हैं, तो आप किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा कर जाओगे। लेकिन और अ डेविल, डेविल कब बन जाएगा, एज यू प्लीज, मतलब हमारे ही ऊपर, जो यूजर हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, क्या वो सांख्यिकी को एक भगवान के रूप में मतलब बनाना चाह रहे हैं या फिर राक्षस के रूप में, ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा। उसके बाद अ साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक इज द यूजफुल सर्वेंट बट ओनली ऑफ ग्रेट वैल्यू ऑफ दोज हु अंडरस्टैंड इट प्रॉपर यूज, किसके लिए ही, इसके लिए ही यूजफुल है, इसके लिए ही इसकी वैल्यू बहुत है, जो जानते हैं, जो समझते हैं इसका क्या यूज है ना, जिनको पता है किसको कैसे यूज करना है, वहीं पर ये वाली डेफिनेशन से आप प्रॉपर क्लियर कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ये एक किले की तरह है, आप चाहे इसे बनाओ, आप चाहे इसे बिगाड़ो, चाहे आप इसका अच्छा इस्तेमाल करो, चाहे आप इसका बेकार इस्तेमाल करो। कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, जो स्टैटिस्टिक है किसके द्वारा मिसयूज होता है, पॉलिटिशियंस मिसयूज करते हैं इसका, डिसऑनेस्ट वर्कर्स, अनस्किल्ड एनालिस्ट क्या करेंगे, लिमिट द मास पॉपुलैरिटी ऑफ स्टैटिस्टिक एंड लेट्स टू अरोनस और डिजास्ट्रस कंक्लूजन। ये लोग राजनेता, बेईमान कर्मचारी, अकुशल विश्लेषक, तो ये क्या कर सकते हैं, उस किले का भगवान ना बना के क्या बना सकते हैं, ये लोग डेविल बना सकते हैं, ठीक है। तो मेनली हमने पढ़ा है कि जो आपका स्टैटिस्टिक है ये तो एक टूल है, स्टैटिस्टिक क्या है, टूल है, लेकिन जो इसके यूजर्स हैं, जो इसके यूजर्स हैं उन पर निर्भर करता है, उन पर निर्भर करता है कि ये क्या बनाना चाह रहे हैं स्टैटिस्टिक के, क्या इसके लाभ लेना चाह रहे हैं या इसको एक ऐसी सिचुएशन में क्रिएट करना चाह रहे हैं जिससे क्या होगा, सिर्फ नुकसान ही होगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार जो पहले की हमारी क्लासेस हैं उससे भी रिलेटेड है कुछ क्वेश्चंस। स्टैटिस्टिक इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, तो ये बताना है कि ये किसने बोला था, हु गेव दिस डेफिनेशन। और भी डेफिनेशंस आप में से जैसे बोल भी रही है आकांक्षा, तो मैं और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं वो इंक्लूड कर दूंगी, है ना, चाहे वो लिमिटेशन से रिलेटेड हो डेफिनेशंस, चाहे डिस्ट्रस्ट की तो और मैंने बहुत इंक्लूड करी भी हैं। तो इसका आपको आंसर बताना है कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी है। थोड़ा जल्दी आंसर करेंगे सब लोग। ओके, ऑलमोस्ट सबने जो डेफिनेशन है, ठीक है, बाउली की डेफिनेशन थी, हमने करी भी थी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, किसकी बात करी गई, निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी की एक सीमा है, लिमिटेशन की बात करिए, यह गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, दूसरा है यह व्यक्तिगत इकाइयों से संबंधित है, तीसरा है यह केवल तथ्यों के समूह से संबंधित है, चौथा है सांख्यिकी नियम सटीक होते हैं। हमने पढ़े थे ना स्टैटिस्टिकल लॉज आर एग्जैक्ट और नॉट एग्जैक्ट, अभी जो सीमा थी उसमें हमने पढ़ा था, है ना। और परिभाषा में भी हमने जाना था कि 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, कोशिश होती है कि हम जो हमारा पैरामीटर है वहां तक हमारी जो वैल्यू आए स्टैट्स की आए, स्टैटिस्टिक की, बट 100% हम श्योर नहीं हो सकते।
तो क्या लिमिटेशन है? इट डील्स ओनली विद एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, यानी कि जो इंडिविजुअल फैक्ट होंगे ये उनके साथ डील नहीं करती। इंडिविजुअल फैक्ट्स आर नॉट कंसिडर्ड ठीक है। तो जो सी है ये इसका आंसर है, ये इसकी सीमा है कि ये सिर्फ एग्रीगेट जो समूह है आंकड़ों के उनसे संबंधित है। नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिक आर लाइक क्ले ऑफ विच यू कैन मेक अ गॉड और अ डेविल एज यू प्लीज। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये डेफिनेशन देखी थी। थ्री का आंसर WI किंग, इन्होंने बताया था कि ये क्ले है। उसके बाद द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन विच फील्ड। अभी हमने नहीं पढ़ा है लीस्ट स्क्वायर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कब ये मिनिमम होगा, क्या अजम्पशंस हैं, जो भी सारी चीजें अभी हमने नहीं पढ़ी हैं। बट हाँ, जब हम स्कोप पढ़ रहे थे, जब हम क्षेत्र जान रहे थे, वहां पे थोड़ा सा जिक्र हुआ था एक क्षेत्र में जहां पर हम इस्तेमाल करेंगे किसका, आपके न्यूनतम वर्ग विधि का। वहां पे मैंने थोड़ा सा इम्फेसाइज भी करा था। तो आंसर बताना है, 4 का आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपका आंसर सी था, जहां पे हम देख रहे थे ना प्लैनेट और अर्थ से रिलेटेड जो भी चीजें थी वहां पर हम इस्तेमाल कर रहे थे किसका, अपने लीस्ट स्क्वायर का। नेक्स्ट है इकोनोमेट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच सब्जेक्ट। कौन कौन से विषयों का संयोजन है? अर्थशास्त्र और इतिहास, अर्थशास्त्र और गणित, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी, अर्थशास्त्र और लेखांकन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, सी। ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल लॉज आर ट्रू। सांख्यिकी नियम सत्य होते हैं सटीक रूप से, केवल औसत रूप से, हमेशा सही होते हैं या कभी नहीं। 6 का आपको आंसर करना है। ये हमने अभी सीमाएं जब हम जान रहे थे तब हम पढ़ रहे थे। स्टैटिस्टिकल लॉज आर ट्रू। जहां पर हम हेड एंड टेल का एग्जाम्पल पढ़ रहे थे तो हमने क्या जाना था कि जो लॉज हैं वो कहां पर सटीक बैठती हैं, ओनली ऑन एवरेज। ठीक है, केवल औसत रूप से। नेक्स्ट है किसने कहा है कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर द मोस्ट डेंजरस टूल्स इन द हैंड्स ऑफ द इन एक्सपर्ट्स। हु स्टेटेड दैट द स्टैटिस्टिकल मेथड, यानी कि अकुशल लोगों के हाथों में जो सांख्यिकी विधियां हैं ये सबसे खतरनाक उपकरण हैं। जितना हमने इनका अच्छा पढ़ा था इस स्कोप में, इस क्षेत्र में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने व्यवसाय को अच्छे से समझने के लिए कर सकते हैं। सुनिश्चित हम बोलते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन, जिसको हम बोलते हैं तर्कसंगत डिसीजंस लेने के लिए, है ना, डिसीजन मेकिंग के लिए, आगे की नीतियां बनाने के लिए, जो जो हमने अच्छी चीजें पढ़ी थी। लेकिन दूसरा जो फेज है वो क्या है कि अगर इसका इस्तेमाल इन एक्सपर्ट के द्वारा होगा तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है। जितना हमने इसकी अच्छाइयां पढ़ी हैं वो तब तक अच्छी हैं जब तक इसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो नेक इरादों के साथ हो रहा है, एक्सपर्ट लोग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग कर रहे हैं, जिनको पता है कि क्या चीज़ वैलिड है, क्या चीज़ वैलिड नहीं है ना, तब तक हम इसको
मोल्ड कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, अदरवाइज तो हमने पढ़ा कि ये बहुत ही ज़्यादा डिजास्ट्रस, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये देखी थी डेफिनेशन इसकी। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग क्लासिफाइड डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज। वर्गीकृत डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने के लिए प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, डेटा हमारे पास आया, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको कॉलम एंड रोज में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्गीकरण करना, सारणीकरण करना, विश्लेषण करना या फिर निर्वाचन करना? ये तो हमने अच्छे से देखा था एग्जाम्पल्स के साथ। विश्लेषण, व्याख्या कि क्या था इनमें, जो भी एग्जाम्पल थे हमने पढ़े थे अच्छे से। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? बी, टैब्यूलेशन। हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये ऑलमोस्ट खत्म होने को है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जो होगी आप लोग मुझे बताना, नहीं हम लोग क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी हमारी मंडे में, जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस पूरे चैप्टर से वो हम सारे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम चलेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद है स्टैटिस्टिक कैन नॉट बी अप्लाइड टू। सांख्यिकी को लागू नहीं किया जा सकता कहाँ पर? कलेक्टिव डेटा पर, यानी कि सामूहिक डेटा पर, तथ्यों की तुलना पर, एकल अलग थलग तथ्य पर, या फिर संख्यात्मक डेटा पर। तो कहां पर हम अप्लाई नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते? किसको? स्टैटिस्टिक को। हमने पढ़ा था जो आइसोलेटेड फैक्ट है ना, जो इंडिविजुअल फैक्ट हैं, आइसोलेटेड फैक्ट हैं, उन पर हम लागू नहीं कर सकते हैं स्टैटिस्टिक को। डेटा का समूह होना चाहिए, औसत होना चाहिए, तुलनात्मक होने चाहिए कि हम तुलना कर पाए उनकी, संख्यात्मक हो, नंबर्स में हो, वो सब कंपैरिजन हो गया, तुलनात्मक, कलेक्टिव हो, है ना, समूह। तो ये सारी चीजें ये हमने पढ़ा था सीमा में सिर्फ ये, ठीक है। उसके बाद ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे क्या? आंकड़ों पर अविश्वास और उनका दुरुपयोग। क्या कारण है कि हम अविश्वास करते हैं, हम सही नहीं मानते आंकड़ों को, क्या उसके पीछे के कारण है? उसके बाद जानेंगे दुरुपयोग, किस कारण से दुरुपयोग हो रहे हैं और किस तरह से, है ना। क्या जो डेटा है, आंकड़े हैं, उनको मैनिपुलेट करा जा रहा है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्सपर्ट नहीं है? ये सारी चीजें एक एक करके हम जानेंगे अभी। बिल्कुल आलोक, ये जो क्वेश्चंस थे इनमें से कुछ क्वेश्चंस थे जो पेपर में आए हुए थे, और जो नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चंस लेके आया करेंगे प्रॉपर वहां पे ईयर भी मेंशन हुआ करेगा कि कौन से ईयर में आया है ना। अगर किसी और स्टेट का पेपर है वो, तो वो भी उसमें हम मेंशन करेंगे, उससे हमें ज्यादा ऐसे ऑथेंटिक लगता है कि हाँ ये पेपर में आया हुआ है, बट ये क्वेश्चंस आए हुए थे पेपर में। ओके, नेक्स्ट है डिज़राइली ने डेफिनेशन दी है। अभी तक अच्छा अच्छा पढ़ के आ रहे थे सारा हम स्टैटिस्टिक के बारे में, ठीक है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया पढ़ रहे थे। अब डेफिनेशन दी है डिज़राइली ने, क्या बोला है कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है झूठ, एक होता है घिनौना झूठ, और एक होता है आपके आंकड़े, ठीक है। क्या बोला है? देयर आर 3 काइंड ऑफ लाइज, लाइज, डैम लाइज, और उसके बाद है क्या? स्टैटिस्टिक। तो ये हम जानेंगे अभी कि क्या ये दर्शा रहा है। कभी एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है यहाँ पे कि पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करा गया। तो एक जो गवर्नमेंट थी, एक जो पार्टी थी, मतलब एक पार्टी उसे कैलकुलेट करती है करंट ईयर के बेसिस पर, दूसरी जो पार्टी है वो उसको कैलकुलेट करती है 2005 लेके, मान के चलो। तो दोनों का ही जो रिजल्ट आएगा, दोनों ही जो दर्शाएंगे कि कितना पर कैपिटा इनकम है, दोनों में अंतर होगा, है ना, दोनों में क्या है? अंतर है। ये एक तरीका है क्या? मैनिपुलेट करने का डेटा को, कि आप क्या कर रहे हो, जो बेस ईयर है उसी में परिवर्तन कर रहे हो। अगर आप सोच के चल रहे हो कि अगर हम अभी करंट का
ईयर कंसिडर करेंगे तो पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी शो होगी, है ना? तो आप अच्छा-अच्छा रिज़ल्ट दिखाने के लिए, अच्छा-अच्छा वाहवाही बटोरने के लिए आप क्या कर रहे हो? मैनिपुलेट कर रहे हो। किसको? जो भी डेटा हैं, जो भी तरीके हैं उसको कैलकुलेट करने के, जो भी मेथड आप अपना रहे हो, वहाँ पर आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए चेंजेस ला रहे हो। ये वैसे ही एग्जाम्पल है, एक बार बस रीड आउट कर लेते हैं। क्या हुआ यहाँ पे, सांख्यिकी जानकारी को इस तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे जो तथ्य हैं वो क्या हो जाएं, विकृत हो जाएं। ठीक है, इस प्रकार लोगों को क्या क्या मतलब क्या किया जा सकता है, गुमराह। कैसे? सरकार ने दावा किया कि 2011 में भारत में प्रति व्यक्ति आय में लगभग 17% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो सरकार ने क्या करा है, 2011 में बताया कि भारत में पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय में 17% की वृद्धि हो गई। वहीं पर जो अपोजिशन पार्टी थी उसने भी कैलकुलेट करा और उसने बताया कि 17% तो नहीं, 5% वृद्धि हुई है ना? तो दोनों आंकड़े गलत हो गए, तो मतलब अलग अलग हो गए। एक बोल रहा है कि 17% से वृद्धि हुई है, दूसरा बोल रहा है कि नहीं, सिर्फ 5% से वृद्धि हुई है। लेकिन अंतर इस तथ्य में निहित है। अब हम, जिसको समझ होगी वो जान पाएगा कि किस कारण से ये अलग अलग आ रहे हैं, है ना? तो क्या बोला गया है, जहां सरकारी अनुमान वर्तमान कीमतों पर आधारित है, वहीं विपक्षी दल क्या कर रहा है, वो अनुमान ले रहा है 2004 और 5 का, जो बेस ईयर उसने माना है वो 2004 और 5 की कीमतों को आधार माना है। अब जो एक आम आदमी होगा, अगर उसको नहीं पता ऐसे कि बेस ईयर क्या लेना है, तो वो गुमराह हो सकता है, बोल सकता है अच्छा 17% से वृद्धि हो गई, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। जिसको नॉलेज होगी, जिसको पता है, वो जानकारी ले सकता है या डिसाइड कर सकता है कि कौन से आंकड़े वैलिड हैं, कौन से आंकड़े इनवैलिड हैं। तो बोला क्या गया है, एक आम आदमी के लिए इस अंतर को समझना कठिन है ना? जिसको नॉलेज है स्टैटिस्टिक की, वो पता कर सकता है कि बैक एंड पे क्या चीजें हैं जिनकी वजह से जो आंकड़े हैं ये अलग अलग आ रहे हैं। बट जो एक नॉर्मल इंसान होगा जिसको जानकारी नहीं है, वो गुमराह हो सकता है। वह सरकार और विपक्षी दल के दावों और प्रतिदावों से भ्रमित या शायद मूर्ख बन सकता है। ठीक है, अब जानेंगे कि क्या अर्थ है। अगर हम बोल रहे हैं कि डिस्ट्रस्ट है, अविश्वास है, किसका, सांख्यिकी का, तो इसका मतलब क्या है, क्यों, क्या मतलब, डेफिनेशन, परिभाषा, वो तो चीज ठीक है, बट क्या क्या चीज है जिनसे हम मान के चल रहे हैं कि जो डेटा है हमारा, जो स्टैटिस्टिक है, वो उस पर हमारा विश्वास नहीं है। पहला है लैक ऑफ फेथ और कॉन्फिडेंस इन स्टैटिस्टिकल डेटा, मेथड, कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम दैम। तो जब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रस्ट की या विश्वास की, तो वो किस किस को लेकर है, वो है डेटा को लेकर। हमें फेथ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, किस पर, डेटा पर। ये जो जानकारी है वो बटोरी भी गई है या फिर खुद से ही भर दी गई जानकारी, है ना? कभी कभी ऐसा होता है ना, गूगल फॉर्म भरना है और कभी कभी प्रोजेक्ट होते हैं, सबमिट करने हैं, तो हम किसी को भेज रहे हैं, कोई इसको फिल आउट करके नहीं भेज रहा, तो हम खुद ही अलग अलग ईमेल आईडी से, अलग अलग फोन नंबर से उसको फिल करके दे दे रहे हैं, है ना? तो हो सकता है कि जो डेटा है उस पर हमारा विश्वास ना हो कि वो सच में भी सही इंसानों से डेटा कलेक्ट किया भी गया है या नहीं किया गया है। उसके बाद मेथड्स, जो विधियां हैं वो क्या हैं। इसके बाद अभी जैसे हमने पढ़ा था ना कि एक ने बेस ईयर 2005-6 को मान लिया पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए, दूसरे ने क्या माना है, करंट ईयर की जो बेस ईयर के प्राइजेस थे, करंट ईयर के जो प्राइजेस हैं उनको बेस माना है। तो क्या लेक ऑफ फेथ है किस किस में, आपके स्टैटिस्टिकल डेटा में भी, मेथड में भी आपका विश्वास हो सकता है, डिस्ट्रस्ट हो सकता है, और तो और जो कंक्लूजन निकल के आया है उस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो। इसके बाद द जनरल पब्लिक, पॉलिटिशियंस, ले पर्सन्स ऑफन से स्टैटिस्टिक कैन प्रूव एनीथिंग और आई डोंट बिलीव इन फिगर्स। जनरली हम बोलते हैं ना कि ये तो कुछ भी प्रूव कर सकते हैं डेटा, है ना, और आई डोंट बिलीव इन फिगर्स, हमें भी ऐसा कभी कभी लगता है कि डेटा कहीं ये लिखा आता है तो एकदम से ट्रस्ट नहीं होता है कि पता नहीं डेटा सही है भी नहीं है ना? आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वहां पे हम जानेंगे भी कि किस 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 तरह से मैनिपुलेशन हो सकता है। दिस डिस्ट्रेस इज नॉट बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक इटसेल्फ। ये चीज अभी थोड़ी देर पहले भी बोली थी कि ये जो स्टैटिस्टिक है ये तो एक उपकरण है, ये तो एक टूल है। ये अगर खतरनाक साबित हो रहा है, अगर इसका मिसयूज करा जा रहा है, दुरुपयोग इसका करा जा रहा है, तो कारण कौन है? कारण है उसका यूजर्स।
तो बोला है कि जो डिस्ट्रस्ट है वो स्टैटिस्टिक नहीं है, इसमें सांख्यिकी का कोई भी दोष नहीं है। स्टैटिस्टिक तो न्यूट्रल है, साइंटिफिक टूल। डिस्ट्रस्ट अराइजेस सोनली ड्यू टू मिसयूज और इग्नोरेंस बाय यूजर्स। तो जो यूजर्स इसको या तो अपनी इंटेंशन के साथ गलत इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उन्हें जानकारी नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है ना, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तब जो भी वो प्रक्रिया, जो भी यहाँ पर विधि, जो भी मेथड्स वो अपना रहे हैं वो गलत हो सकते हैं, जिनसे जो रिजल्ट हैं वो भी आपके खतरनाक आ सकते हैं। नेक्स्ट है, कुछ कोट दिए गए हैं। पहला है देयर आर 3 काइंड ऑफ लाइज। ठीक है, ये किसने दिया है? उसके बाद फिगर्स डू नॉट लाई बट लायर्स फिगर। स्टैटिस्टिक इज अ टिश्यू ऑफ फॉल्सहुड। आंकड़े झूठ का ताना बाना है। An ounce of truth can produce tons of statistic। एक ounce सच से टन आंकड़े बन सकते हैं। आंकड़े कुछ भी साबित कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी साबित ना करें, और हो सकता है बहुत कुछ भी साबित कर दें। आंकड़े सबसे बड़े झूठ हैं, जैसे पढ़ा था ना, एक झूठ है, एक घिनौना झूठ है, और एक क्या है आपका? स्टैटिस्टिक। ओके पूजा, नेक्स्ट है, माउले ने क्या बोला है? स्टैटिस्टिक ओनली फर्निशेस अ टूल डेंजरस इन द हैंड ऑफ दोज हु डू नॉट नो इट्स यूजेस एंड डेफिशिएंसी। ये भी हमने पढ़ लिया कि ये क्या है, ये तो टूल है, लेकिन डेंजरस होगा किसके हाथों में? जो नहीं जानते इसका यूज। इसके बाद है, किंग ने क्या बोला है? द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक इज द मोस्ट यूजफुल सर्वेंट बट ओनली ऑफ ग्रेट वैल्यू टू दोज हु अंडरस्टैंड इट्स प्रॉपरली। जो इसका प्रॉपर इस्तेमाल जानते हैं, समझते हैं, सिर्फ वही लोग इससे ग्रेट वैल्यू, यानी कि उन्हीं के लिए ये बढ़िया है, उन्हीं के लिए इसकी ग्रेट वैल्यू है। अदरवाइज क्या है? ये डेंजरस है। इसके बाद की पॉइंट क्या है? फिर वही चीज बोलिए, डिस्ट्रेस इज कॉज्ड बाय मिसयूज नॉट बाय एनी इनहेरेंट डिफेक्ट इन द सब्जेक्ट। ठीक है, अविश्वास दुरुपयोग के कारण होता है, ना कि विषय में किसी अंतर्निहित दोष के कारण। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं, है ना, अविश्वास की अब हमने बात कर तो ली, लेकिन इसके कारण क्या क्या है? पहला कारण है स्वार्थी हितों द्वारा जानबूझकर की गई हेराफेरी। ये क्या करें? डेलिब्रेट मैनिपुलेशन बाय सेल्फिश इंटरेस्ट। आपने क्या देखा होगा कि कोई कुछ भी, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आया है मार्केट में और उसकी फॉल्स एडवर्टीजमेंट कराई जाती है, मतलब फॉल्स, मतलब कुछ भी लोगों को पैसे पे करे गए, और वो अभी क्या बोलेंगे कि हमने इस क्रीम थी या कोई भी ऑयल था, हमने इसका यूज करा, हमें बहुत ज्यादा इससे फायदा हुआ, उनको पे करा जा रहा है ना। और बाद में वो क्या दिखा देंगे? डेटा भी, कि हमने इतने लोगों से डेटा कलेक्ट करा है, इन लोगों ने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करा, और 90% जो लोग थे ऐसे थे कि इस क्रीम का या इस दवाई का इस्तेमाल करने के बाद ठीक हो गए, या जो रिजल्ट था वो बहुत ही बढ़िया था। तो इसमें क्या हो रहा है? डेलिब्रेट मैनिपुलेशन बाय सेल्फिश इंटरेस्ट। क्या क्या बोला गया? पॉलिटिशियंस, आपके एडवर्टाइजर्स, बिजनेसमैन, ये क्या करते हैं? डेटा को ट्विस्ट करते हैं अपने पर्सनल गेन के लिए। अगर वो सच्चाई दिखा देंगे कि इस क्रीम का कोई फायदा नहीं हुआ, तो कौन खरीदेगा? तो उनकी मजबूरी क्या, मतलब उनको अगर प्रॉफिट अपना अर्न करना है, तो वो फॉल्सली हर चीज को रिप्रेजेंट करेंगे और दर्शाएंगे कि ये आंकड़ा है, इतने प्रतिशत लोगों ने इसका इस्तेमाल करा, उस आउट ऑफ इतने नंबर्स इतने लोग थे जो ठीक हो गए या उनको फायदा पहुंचा। और इससे क्या होगा? इससे और लोग उस, अगर जिनको समझ है, जैसे मेरी मम्मी है, उनको दवाई वगैरह लेनी होती है कि ये दवाई अच्छी है, उनको नॉलेज नहीं है, कहीं से कुछ भी देख लिया, तो हम बोलते हैं कि नहीं मम्मी, एकदम से ऐसे रैंडमली बिलीव मत किया करो। तो यहाँ पर नुकसान उनका हो सकता है जिनको समझ नहीं है कि ऐसा भी होता है, क्या कि जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको क्या कर सकते हैं? मिसरिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है कि राजनेता, विज्ञापन दाता, व्यापारी व्यक्तिगत लाभ के लिए आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। इसके लिए, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है उसकी सेल ज्यादा हो जाए, हो सकता है उनका जो वोट बैंक है वो बढ़िया हो जाए। जैसे हमने वो नहीं पढ़ा, लाइफ बॉय सोप की एक ऐड आती है कि 99.99% जो कीटाणु है वो मर जाएंगे, है ना। तो ये सब क्या है? ये स्ट्रैटेजीज हैं
इसके बाद नेक्स्ट है आपका इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट और बायस्ड डेटा कलेक्शन। नेक्स्ट है जो आपने डेटा कलेक्ट करा, जो आंकड़े थे आपने जिनका संग्रह करा, एकत्रित वो करे हैं, वो क्या है? गलत हैं, इनएक्यूरेट हैं, तो इनएक्यूरेट हो सकते हैं, अपूर्ण हो सकते हैं कि कम ही डेटा कलेक्ट करा है आपने। अगर पढ़ाई से रिलेटेड स्कूल में आप गए थे तो आपको 4-5 ऐसे इंफॉर्मेशन थी जो लेनी थी बच्चों से कि लास्ट क्लास में कितने नंबर आए, कितने दिन वो स्कूल आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। बट आप 1-2 उनसे क्वेश्चन पूछे आपने और उसी आंकड़े पर आप निर्धारित करोगे कि क्या इनका आईक्यू लेवल है, क्या इनका इंटेलिजेंस लेवल है, कितने इनके नंबर आ रहे हैं। तो एक तो गलत इन्फॉर्मेशन भी आप बटोर सकते हो, एक अपूर्ण डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है पक्षपात, है ना? बायस्ड डेटा कलेक्शन। तो ये कारण है किसके? डिस्ट्रस्ट के। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैटिस्टिक ऑन द सेम इशू, डिफरेंट एजेंसीज गिव डिफरेंट फिगर्स। अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि गवर्नमेंट जो थी, एक पार्टी क्या बोल रही थी कि 17% की वृद्धि हो गई है किसमें? पर कैपिटा इनकम में। वहीं पे अपोजिशन क्या बोल रही है कि नहीं, सिर्फ 5% की वृद्धि है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैटिस्टिक ऑन दी सेम इशू, एक सेम ही इशू पर क्या हो सकते हैं? अलग अलग रिजल्ट निकल कर आ सकते हैं। ओके, अभी आपके जो डाउट हैं एक बार प्लीज आप पूछ लो, ये हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे, अभी टाइम ओवर हो गया है। तो आपके जो डाउट थे एक बार मुझे बताओ। सिलेबस हो जाएगा कवर, डोंट वरी। एक हमारा जो पूरा कोर का जो कंसेप्ट था फर्स्ट वाला, वो हो गया है। अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपने। क्या क्वेश्चन थे अभी आप एक बार पूछ लो मुझसे। नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट भी हो जाएगा और क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे हम, है ना? थोड़े से और हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। ओके, ग्रुप ओपन नहीं हो रहा है। मैं आज शिवम सर को ये इन्फॉर्म करूंगी। जो ग्रुप का टाइमिंग है वो जनरली 8 से, मतलब शाम को 8 से 10 बजे का टाइम होता है, संडे को छोड़कर, है ना? संडे को छोड़कर 8 से 10 बजे आप जो भी अपने डाउट हैं वो उसमें डाल सकते हो। ओके, आपने ऑर्डर कर दी है अपनी बुक? अगर ऑर्डर कर दी है तो कुछ टाइम में आ जाएगी, है ना? देखो, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स ऑलरेडी आपको दिए जा रहे हैं। बाकी इसको कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा किसके साथ? क्वेश्चंस के साथ, है ना? तो मेहनत तो हमें करनी ही है, अपने एंड पर भी करनी है, ठीक है? 30+ अराउंड स्टूडेंट्स लाइव थे। ओके, बुक मैंने हिंदी मीडियम के लिए एसपी गुप्ता बताई थी, है ना? और इंग्लिश मीडियम के लिए एससी गुप्ता, वीके कपूर करके एक बुक है, आप वो बुक ले सकते हो। बट पहले जो क्लास में समझाया जा रहा है उस पर प्लीज फोकस करना, फिर शायद बुक को पढ़ने में इजी रहेगा आपको, है ना? प्लीज नोट्स आप मत बनाओ, जो प्रिंटेबल नोट्स दिए जा रहे हैं उनका प्रिंट निकलवाओ। ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए पढ़ने पर। जो भी नोट्स दिए जा रहे हैं उनको रिवाइज आप कितनी बार कर रहे हो, और आप क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट कर रहे हो। जब न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कितना कर रहे हो, ये मैटर करेगा, है ना? जो की पॉइंट है, अगर आपको नोट्स बनाने भी हैं तो जो आप प्रिंट निकलवाओगे उनमें की जो पॉइंट है, एक हाइलाइटर ले लो कोई भी कलर का और उनको हाईलाइट कर दो, वो रिवीजन के लिए इजी रह जाएगा। बट नोट्स मत बनाओ कि बैठ के लिख के नोट्स बना रहे हो। आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज डाल देना, मैं आपको बुक का फोटो भेज दूंगी, है ना? जरूरी नहीं है, अगर आप लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो, मतलब ये है ना? टेस्ट का मैं आपको बता दूंगी कि संडे में टेस्ट होगा या नहीं होगा। अगर इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम से हम प्रॉपर कोशिश करेंगे कि जितना हमने पढ़ लिया उससे रिलेटेड हमारा एक टेस्ट हो, ठीक है? अब बायलिंगुअल बुक की मुझे नॉलेज अभी नहीं है, हिंदी और इंग्लिश का पता है। एक बार मैं चेक कर लूंगी कि अगर कोई बुक बायलिंगुअल है तो हम देख लेंगे। हम जब अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम अपने जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होंगे जो पीवाईक्यूज हैं, है ना? पीवाईक्यूज होंगे और उसके लेवल के क्वेश्चंस होंगे।
एक मॉडरेट लेवल हम रखेंगे, ठीक है, और एक होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस का। तो इससे होगा क्या कि जब हमारा एक टॉपिक कवर हो गया, डेफिनेशन से, स्कोप से, फंक्शन से, लिमिटेशन से, डिस्ट्रस्ट, मिसयूज, ये जो हो जाएगा, उसके बाद जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो 3 लेवल में हम करेंगे। तो उससे होगा क्या, इजी क्वेश्चंस भी हमको पता चलेंगे, पीवाईक्यूज भी हमको पता चलेंगे। दूसरा, थोड़ा मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम डिफिकल्ट लेवल के भी सॉल्व करेंगे। अमन, आप क्या बोल रहे हो? मैंने अभी देखा नहीं। आपके लेवल वाली ही बात करिए। आपने बोला है ना कि बीकॉम लेवल पर क्वेश्चंस आएंगे, है ना? तो वही मैं बात कर रही हूँ कि हम जो लेवल है अपना पीवाईक्यू से भी ऑलरेडी आपने देख लिया होगा कि क्या लेवल है क्वेश्चंस का, बट फिर भी हम उसको थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे, बढ़ाएंगे कि अगर डिफिकल्ट लेवल पर, डिफिकल्ट एंड पर आता है हमारा पेपर, तो हम क्वेश्चंस को कर पाए, है ना? तो इससे हमारे एमसीक्यूज, जो हमारा मिड वाला लेवल है वो भी, और क्या पता डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाएं तो वो भी कवर हो जाएंगे। 3 लेवल पर हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके। प्रैक्टिस के लिए एक यूथ कंपटीशन की बुक है, आप उसको ले सकते हो, है ना? यूथ कंपटीशन की बुक है, प्रैक्टिस के लिए, पीवाईक्यूज के लिए आप उसको रेफर कर सकते हो। ओके ओके ओके। प्रैक्टिस के लिए ही बुक बताई है मैंने वैशाली अभी, है ना? यूथ कंपटीशन की बुक, वो आप ले सकते हो। बिल्कुल कवर हो जाएगा, है ना? अगर बुक नहीं लेनी है तो करना क्या है, नोट्स जो दिए जा रहे हैं प्लीज बहुत अच्छे से रिवाइज करना, और जितना ज़्यादा आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की, वो हमें करनी है। और हमारा सिलेबस हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? मतलब आप खुद सोचो, 4 टीचर्स हैं जो आपका सिलेबस कराएंगे, है ना? मेरे पास भी पूरे 9 टॉपिक नहीं है, 7 टॉपिक हैं। 2 मैथ्स वाले सर कराएंगे, शिवम सर अपना पार्ट कराएंगे, है ना? केशवाल सर अपना पार्ट कराएंगे। तो सिलेबस हो जाएगा जल्दी ही कवर हमारा, तो सिलेबस की चिंता हम नहीं करेंगे। ओके। क्लासेस तो डिपेंड करेंगी, सिलेबस भी कवर हो जाएगा, उसके बाद भी एग्जाम तक तो क्लासेस चलनी ही है ना? अगर मान के चलो एग्जाम में अभी टाइम है, हमारा सिलेबस हो गया, तब भी तो क्लासेस होंगी ही। तब हम अपना डिफिकल्ट लेवल पर आ जाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर हमें लगेगा इजी लेवल वाले, मॉडरेट लेवल वाले हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, तो हम और कोशिश करेंगे और इम्प्रूवमेंट की कोशिश करेंगे अपनी। जो क्वेश्चंस ये कराए जा रहे हैं इनकी भी आपको पीडीएफ चाहिए, ये आप बोल रहे हो, प्लीज एक बार मुझे टेलीग्राम पे बता देना, मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है? ओके, मैं बुक की कवर की फोटो आपको भेजूंगी। बाकी ग्रुप को 8 से 10 ओपन करने के लिए मैं शिवम सर से बात करूंगी, वहां पर आप अपने डाउट डाल सकते हो। अदरवाइज सोनिका_RWA पर भी आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो बोल सकते हो, है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक प्लीज रिवीजन कर लेना, जो क्वेश्चंस कराए हैं एक बार इनको देख लेना, है ना? कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।